हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हेडिंग थोड़ा अटपटा लिखा हुआ है। अब देखिए लिखा हुआ है केमिस्ट्री का तराजू और बट्टा। बट्टा को ही बटखरा, हम लोग बिहार में बटखरा बोलते हैं, ऐसे ये बट्टा बोला जाता है। वो किलो 2 किलो वाला देखे हैं ना आप, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हेडिंग डाला हुआ है केमिस्ट्री का तराजू और बट्टा, इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है और इस चीज़ को भले हम लोग समझ नहीं पाए। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में ही नहीं आता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। शुरू में बच्चा लोगों को हम देखते हैं 10th पास करके क्लास में आके बैठता है, लगता है बिल्कुल एकदम में से बकलोले है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इन सभी टॉपिक को समझने के लिए हम आज का ये वीडियो बना रहे हैं जो आप देख रहे हैं। और थोड़ा देखिएगा, वीडियो बड़ा मज़ेदार है। ये थोड़ा एक कारण हम आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री का नहीं समझ में आना, इसका रीज़न क्या है। अब देखिए ऐसा है कि हम लोग दुकान जाते हैं, कहते हैं 1 kg चीनी दीजिए, 2 kg चीनी दीजिए, 500 ग्राम चीनी दीजिए। तो वहाँ पर अब तो जैसे तराजू बट्टा चलता नहीं है, अब इलेक्ट्रिक तराजू है, लेकिन तराजू बट्टा अभी भी आप जानते होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि किलोग्राम, ग्राम, ये सब लोग जनरली अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। फिजिक्स में भी जनरली किलोग्राम, ग्राम की बात होती है। लेकिन जब केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री में भी हम चीज़ों को तौलते हैं, रासायनिक पदार्थ को हम तौलते हैं। हमको भी तराजू और बट्टा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केमिस्ट्री के तराजू और बट्टा को समझते ही नहीं है, कभी पाला पड़ा नहीं बचपन से, जानेंगे कैसे। तो होता क्या है कि 10th के बाद, 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, 9th 10th में भी, लेकिन वहाँ पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते इस चीज़ पर। यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और इसके बिना तो समझ में आना बिल्कुल ही मुश्किल है, एकदम आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि आज थोड़ा बढ़िया से हम जान लें कि केमिस्ट्री का तराजू और बट्टा कैसा होता है, और ये समझ लीजिए आप एक बार। तो केमिस्ट्री समझने से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, हम जब चीनी को तौलते हैं या किसी भी चीज़ को तौलते हैं केमिस्ट्री में, तो हम लोगों का जो तौलने का तरीका होता है कि किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, ये सब नहीं होता है हमारा। लेकिन तौलने की ज़रूरत मुझे भी पड़ती है, तराजू की ज़रूरत मुझे भी पड़ती है। तो जैसे आप जनरल लाइफ में बटखरा में देखते हैं, 1 kg का बटखरा होता है, ½ kg का बटखरा होता है, 100 ग्राम का होता है, 200 ग्राम का होता है। तो अलग अलग भार के लिए हम लोग अलग अलग बटखरा का यूज करते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री में तौलने के लिए भी 2-3 गो बटखरा का यूज किया जाता है। और वो बटखरा है, जो सबसे पहला बटखरा है, आप उसको देखिए, ये सबसे पहला है मोल। इसका दूसरा बटखरा, देखिए इस बटखरा को समझना जरूरी है, क्योंकि चीज़ों को हमको तौलना है, वो भी डेली लाइफ में नहीं, केमिस्ट्री में तौलना है। और बिना तौले हुए आप सीखिएगा नहीं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करना। एक दूसरा है ग्राम तुल्यांक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। इसी के अंतर्गत आता है मिली तुल्यांक। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिली इक्विवेलेंट। तो बाबू ये 3 बटखरा को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तीनों बटखरा के बिना आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। जैसे देखो, हम यदि चीनी की बात करें, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, यही है आपका चीनी, शुगर। अब हम आपको चीनी के बारे में बताते हैं। चीनी का यदि आप जरा सोचिए कि आप दुकान जाते हैं और दुकान में जाके कहते हैं क्या कि हमको चीनी 1 किलोग्राम चाहिए, तो आपको चीनी 1 किलोग्राम दे देगा, जो रुपया है वो आपसे ले लेगा। लेकिन यदि आप थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं और दुकान में जाके कहिए
कि हमको 1 मोल चीनी चाहिए, तो पहले तो एक बार गौर से आपको देखेगा कि आदमी सही है कि नहीं। गलती से कहीं रिपीट कर दिया तो कि नहीं हमको 1 मोल चीनी चाहिए, तो दोबारा पूछ लेगा कि क्या बोल रहे हैं। अब फिर तीसरा बार तो कह दिया कि नहीं हम ठीक है बोल रहे हैं, हमको 1 मोल चीनी चाहिए, तो एक आध लप्पर देके वहाँ से लौटा देगा आपको, क्योंकि समझ लेगा आदमी पागल है। क्यों? क्योंकि मोल के बारे में वो नहीं जानता है। इस बटखरा का ज़रूरत उसे नहीं है, इस बटखरा का ज़रूरत सिर्फ आपको है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों के लिए इस बटखरा का ज़रूरत है। दुकानदार को इस बटखरा की कोई ज़रूरत है ही नहीं, केमिस्ट्री छोड़ के इस बटखरा का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जनरली लोग इन 3 चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और जो आदमी इस 3 बटखरा को नहीं समझ पाया, इस 3 मात्रक को नहीं समझ पाया, जिंदगी में हमसे लिखा लो फिजिकल केमिस्ट्री उसका औकात ही नहीं है कि वो समझ सकता है। इसीलिए इस 3 चीज़ को जानना जरूरी है। अब आपको लगेगा कि सर किलोग्राम, ग्राम ये सब खूब जानते हैं, जैसे तुम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम जानते हो, मिलीग्राम जानते हो, तो वो सब 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। ये सब जो क्लास में पढ़ाई होती है उसमें बहुत डिटेल में सब बताया जाता है सारे रिलेशन के बारे में। तो ये बात तुम बचपन से जानते हो, इसलिए पता है तुमको कि 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, या 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। ये सब बात आप बचपन से जानते हैं, या नहीं भी थोड़ा बहुत बात जानते होंगे तो वो आसान होता है आपके लिए, क्योंकि सुना सुनाया हुआ बात लगता है। लेकिन जब हम मोल, ग्राम तुल्यांक और मिली तुल्यांक की बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि आप दुकान पर जाएंगे, आप कहिएगा कि हमको 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, तो 1 किलोग्राम चीनी यदि आप मांगा तो तुमको आराम से दे देगा। 1 किलोग्राम चीनी ही 1000 ग्राम चीनी होता है, तो 1000 ग्राम चीनी दे दिया, आप भी समझ गए कि 1000 ग्राम होता है। लेकिन यदि आप 1 मोल चीनी मांगे हैं तो कोई गलत नहीं मांगे हैं। 1 मोल चीनी जो होता है, ध्यान दीजिए, 1 मोल चीनी ये होता है 342 ग्राम। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा ना कि 1 मोल चीनी 342 ग्राम कैसे होता है। अब एक और लफड़ा होता है जो आम बटखरा है उसमें, और जो केमिस्ट्री का बटखरा है उसमें। जैसे देखो, अब इसमें क्या है इसको आप समझिए। जैसे तुम यदि 1 मोल चीनी की बात किया तो ये होता है 342 ग्राम, और यदि तुम 1 केजी चीनी का बात किया तो ये होता है 1000 ग्राम। देखिए केमिस्ट्री में लोग कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, और क्यों ये सब चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इस बात को समझिए। अब यदि तुमसे हम यदि कहें कि 1 किलोग्राम यूरिया, या इसी यूरिया के जगह पर आप यूरिया भी ले सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये होता है 1000 ग्राम। यदि आप इसी में यदि आप 1 किलोग्राम ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, तो ये भी होता है कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब आपको लगेगा कि सर इसमें कौन भारी बात है जो आप लगातार बताए जा रहे हैं। भाई भारी नहीं है इसीलिए तो बता रहे हैं, भारी रहता तो इतना आसानी से थोड़ी ना बता देते। 1 केजी 1 केजी 1 केजी तीनों अलग अलग सब्सटेंस है। अब यहाँ पर आइए, 1 मोल चीनी बराबर 342 ग्राम होता है। 1 मोल यदि आप यूरिया लेते हैं तो ये 60 ग्राम होता है। 1 मोल ग्लूकोज आप लेते हैं तो ये 180 ग्राम होता है। अब देखिए एक लफड़ा यहाँ भी है, उम्मीद करते हैं आप उस लफड़ा को समझ गए होंगे। जो हम कहना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। 1 केजी 1 केजी 1 केजी हर बराबर 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम आया, लेकिन 1 मोल 1 मोल 1 मोल क्या हर बार अमाउंट बराबर आया? नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये 1 मोल 1 मोल 1 मोल होने के बाद ये सारा अमाउंट अलग अलग कैसे है, जबकि यहाँ पर 1 केजी 1 केजी 1 केजी होने के बाद हर बार ये 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम क्यों है? देखिए हर बार 1 केजी 1000 ग्राम होता है, लेकिन हर बार 1 मोल एक फिक्स अमाउंट में नहीं होता है, वो लगातार मास बदलते रहता है, और हर बार आपको ये नया नया चीज़ निकालना पड़ता है। यदि आप इसको नहीं सीख पाए हैं तो आप यकीन मानिए केमिस्ट्री का कोई काम कर ही नहीं सकते हैं आप। तो यहाँ पर मुश्किल हो जाती है। फिर बात आती है
ग्राम इक्विवेलेंट की, एक और बटखरा का नाम था ना ग्राम इक्विवेलेंट, इस ग्राम इक्विवेलेंट की। अब यदि आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता है, जिस तरह से देखो किलोग्राम, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, मास का यूनिट है, उसी प्रकार मोल हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, मिली इक्विवेलेंट हो गया, यह भी ग्राम का यूनिट है। लेकिन उस तीनों यूनिट में और इस तीनों यूनिट में अंतर है। जैसे किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ये सब मास का फिजिकल यूनिट है, भौतिक मात्रक है। और मोल हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, मिली इक्विवेलेंट हो गया, यह सब केमिकल यूनिट है। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक आप इसको डिटेल में सीखेंगे नहीं, मोल बटखरा, इस मोल वाले बटखरा को जब तक आप डिटेल में नहीं जानेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वाले बटखरा को जब तक आप डिटेल में नहीं जानेंगे, मिली इक्विवेलेंट वाले बटखरा को जब तक आप डिटेल में नहीं जानेंगे, तब तक सवाल नहीं उठता है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये तीनों बटखरा जानना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर इसी वीडियो में ये तीनों बटखरा के बारे में समझाना दीजिए, जैसे किलोग्राम, ग्राम के बारे में समझाएं। तो बाबू एक बात जान लीजिए, मोल हो गया, 3 यूनिट अभी हम लिखे थे ना, मोल हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, मिली इक्विवेलेंट हो गया। आपको क्या लगता है कि ये तीनों यूनिट मतलब ऐसे करके चुटकी बजाए और समझ में आ जाएगा? ऐसा नहीं है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 11th का पहला टॉपिक है मोल। सबसे पहले मोल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बटखरा के बारे में जान लो, मात्रक के बारे में जान लो, तब ना तुम एक बड़े से सिलेबस को कवर कर पाओगे। दूसरा यूनिट है, दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग समतुल्य भार कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। उसी में आपको पढ़ना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट, उसी में आपको पढ़ना पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट। और फिर जब ये सब आप पढ़ लेंगे, तब एक दूसरे से सबको जोड़ा जाएगा, एक दूसरे के साथ संबंध आप जानेंगे। जैसे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, उसी प्रकार 1 मोल बराबर कितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये सब बात आपको पढ़ाई के बाद समझाया जाएगा। ये बात ऐसे समझ नहीं सकते हैं आप, ये बड़ा लंबा चौड़ा चलता है। और आप यकीन मानिए, इस 3 यूनिट को समझने के लिए कम से कम यदि आप 20 क्लास ढंग से दीजिएगा ना, तो इतना ढंग से समझिएगा कि जिंदगी में कभी आपको केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा। जबकि अभी तक की जो जिंदगी है, आप उसमें बहुत डरे हैं केमिस्ट्री से। हम जनरली देखते हैं कि 11th वाले लोग पूरा पढ़ के आ जाते हैं अंडर 10th, उसके बावजूद भी जब हम यहाँ 11th का सिलेबस शुरू करते हैं तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि भाई हो क्या रहा है। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि आप केमिस्ट्री के तराजू बटखरा को बढ़िया से समझ लीजिए। तो यही केमिस्ट्री के तराजू बटखरा का इंपॉर्टेंस है, और ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जो लोग समझ गए हैं उनको दिक्कत नहीं होता होगा, लेकिन हम देखते हैं मैक्सिमम लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 10th पास करने के बाद जब हम मोल, ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट को देखते थे, तो इसमें बड़ा उलझन होता था, लगता था क्या है ये, बड़ा उल्टा पुल्टा लगता था, है भी थोड़ा अटपटा टाइप का टॉपिक। लेकिन आप यकीन मानिए, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, और समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी 11th का, और ये सब जानते हैं, ये सब टॉपिक 11th का है। अभी 11th का क्लास स्टार्ट होने वाला है 25 मई से, ठीक है। 25 मई से क्लास स्टार्ट होगा। आप सभी आदमी 9 से 10 लाइव होइए, जो भी लोग 11th का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल शुरू से पढ़ाई स्टार्ट होगा, एक एक बात पूरे डिटेल में बताया जाएगा। और एक सबसे अच्छी बात जानते हैं, यदि आप अंडर 10 कुछ भी नहीं पढ़ें, आपको कुछ को बुझने नहीं आता है, तो भी आपको सब बात समझ में आएगा। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए आप। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, क्लास आपको रेगुलर करना पड़ेगा। कोई भी साइंस सब्जेक्ट का क्लास यदि आप रेगुलर नहीं करते हैं, तो किसी का औकात ही नहीं है, चाहे कितना अच्छा भी टीचर क्यों ना हो, कितना व्यवस्था के साथ क्यों ना पढ़ा ले, लेकिन आपको कभी समझा नहीं सकता है वो। इसीलिए साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में तो और ज़्यादा, यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत बेहतर हम पढ़ाई करें, तो सबसे पहला काम क्लास रेगुलर कीजिए। दूसरा काम, जो काम आपको दिया जाता है वो ईमानदारी के साथ घर पर कीजिए। और तीसरा काम, जब आप क्लास चल रही होती है तो पूरा फोकस कीजिए। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको क्या डिलीवर करना चाह रहा है, वो आपको क्या देना चाह रहा है। जिस लोगों को साइंस समझ में आने लगती है ना, वो एक स्टेप आगे ही समझने लगते हैं, और जिसको समझ में नहीं आता है उसको बहुत बोरिंग लगता है साइंस। तो साइंस को बोरिंग मत बनाइए, कंटिन्यू क्लास कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब, लाइव क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब होता है कि जो काम हम दे रहे हैं आपको, वो ईमानदारी के साथ कीजिए। बाद बाकी
क्लास रेगुलर कीजिए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्लास 25 मई से 11th का स्टार्ट हो रहा है। यदि अभी तक आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से 25 मई से 9 से 10 सुबह में हम लाइव आएंगे, तो उससे जुड़ जाइएगा। यूट्यूब चैनल के द्वारा हम लाइव आएंगे और ये बिल्कुल फ्री में होगा, इसका कोई भी कॉस्ट भी नहीं लग रहा है। आप आराम से 2-3 महीना जब तक लॉकडाउन है बिल्कुल फ्री में पढ़िए। और जानते हैं 2-3 महीने यदि आप ढंग से पढ़ लेंगे ना, जिंदगी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री पढ़ने में। चाहे आप हमसे पढ़ें या हमसे ना पढ़ें, चाहे आप किसी भी कोने में पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। बस शुरू का 2-3 महीना पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए क्लास का टाइमिंग यही 9 से 10 रहेगा। लाइव 9 से 10 कहने के लिए होता है, जनरली हम लोग 9-10 में लाइव होंगे और 10 बजे तक ये क्लास चलेगी, ठीक है। तो 25 मई से ये क्लास चलेगा, चाहे उस दिन डेट कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप सभी आदमी, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स भी कर रहे थे, बहुत कोई इंतज़ार था कि सर 11th का क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो 11th का क्लास 25 मई से स्टार्ट होगा। और ये जो क्लास है 9 से 10, ये हिंदी मीडियम का क्लास होगा। इंग्लिश मीडियम का जो क्लास है इसके बारे में हम देख लेते हैं। कंटेंट फाइल यदि हिंदी और इंग्लिश का साथ ही बन जाता है तो एक ही साथ क्लास चलेगा। कुछ जैसे जितना भी हिंदी है उतना इंग्लिश भी लिखा हुआ रहेगा, हम एक ही साथ पढ़ा देंगे तो टाइम भी कम लगेगा और एक साथ आप समझ भी सकते हैं। और यदि आपको सेपरेट बैच चाहिए इंग्लिश का, तो उसके लिए भी आप उस समय आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे उसका टाइमिंग क्या होगा। लेकिन आप घर में रहिए, प्रॉपर पढ़िए और जितना हो सके हेल्थ के लिए बिल्कुल केयरफुल रहिए, क्योंकि इस समय बहुत ख़राब चल रहा है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप केमिस्ट्री के तराजू और बटखारा को समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अभी बटखारा आपको समझ में नहीं आया है, सिर्फ ये समझ में आया है कि ये ज़रूरी क्यों है। और यदि आप ये समझ गए हैं तो इसके लिए आप जुड़िए 25 मई से। फिर हम 25 मई से आपसे मिलते हैं। और यूट्यूब से यदि आपको जुड़ना है तो शारदा केमिस्ट्री चैनल का नाम है, यूट्यूब पर चैनल का नाम शारदा केमिस्ट्री है। ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए इस पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय। फिर तो मिलते ही रहेंगे।